Hello, dear students. We have already learnt about what is electrolytic cell. We have also got an idea, rather details, about what is known as Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis क्या होते हैं? दोनों लॉ को हमने पढ़ लिया है और दोनों की उपयोगिता, ये यूजफुलनेस को भी हमने सीख लिया है। अब जरूरी ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करें या इलेक्ट्रोलिसिस हो, तो जैसा कि हमको मालूम है, कुछ पदार्थ कैथोड या एनोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं या सेपरेट होते हैं। तो किस इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कौन सा पदार्थ कैथोड अथवा एनोड पर प्राप्त होगा, इसके बारे में हमको अब अध्ययन करना है, सीखना है। And that is known as products of electrolytic dissociation. अब ये कई बातों पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैथोड या एनोड पर बनेगा। अब जैसे कि आपको मालूम है, इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और दो इलेक्ट्रोड, one serving as a negative electrode called cathode and the other serving as a positive electrode which is known as anode, and there is an external source of electricity, maybe a DC battery. तो इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ कैथोड पर जमा हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, और एनोड पर भी कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, और उस पर भी कुछ गैसें भी निकल सकती हैं या किसी प्रकार के रिएक्शन हो सकता है। जैसा कि हमको मालूम है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में electrical energy is converted to a chemical energy and certain products are obtained. तो अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है और कैथोड और एनोड के मटेरियल कैसे हैं और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कैसा है। अब अगर फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि फ्यूज सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और जब हम उसमें कैथोड और एनोड मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो आयनीकृत होकर के जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर जाएगा, और मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और चार्ज देगा, रिड्यूस हो जाएगा और वहीं जमा हो जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड की ओर जाता है। सो दैट इज देयर एंड यू गेट ए चार्ज। लेकिन ऐसा ही नहीं है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया हमने, मतलब पानी में डिसॉल्व करके जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो आयंस की संख्या बढ़ जाती है। पानी भी आयोनाइज होता है, जैसा कि हमको मालूम है, इट डिसोशिएट्स आयोनाइजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस केस में दो कैटायन और दो एनायन होते हैं। अब इसमें से कौन सा कैथोड में डिपॉजिट होगा और कौन सा एनोड में डिपॉजिट होगा, दो में से देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन दी टू एनायंस एंड टू कैथायंस विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और ध्यान दें, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। और इसके कंट्रारी यहाँ हम अगर एनायन की बात करें तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको कुछ नोट्स दिए हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। टू इन्फर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोड्स। और कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, वो मोस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एट द एनोड, the species with most negative potential is oxidized. तो ये तो सीधा सा एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसके के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ डिपॉजिट होगा। और अगर हमें इसको निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा लिस्ट ऑल अवेलेबल आयंस इन द मॉलिक्यूल। देखिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस हैं। अगर जल में
electrolyte contains water, it will form H ion and OH ions also. But in the molten or fused state, it will have only its own ions. और इसके बाद कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, जिसके बारे में हम उदाहरण के साथ यहाँ पर हमने दर्शाया है, इसको कृपया आप ध्यान दें. मेटल आयंस वर्सेस वाटर. The species with higher, more positive standard reduction potential वो उसमें डिपॉजिट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if Cu2 ion is present, they are reduced to solid copper और ये कैथोड पर जमा हो जाएगा. और वाटर नहीं जमा होगा. वाटर हाइड्रोजन गैस नहीं उस पर कैथोड पर डाल पाएगी. एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये इनको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, जो एक्सट्रीमली लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है और वो रिड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इलेक्ट्रोड पर. तो ये कुछ सिद्धांत हैं. और इसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जैसे ऑक्सी एनायंस हैं. ऑक्सी एनायंस मतलब ऑक्सीजन से मिले हुए एनायंस, उनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जरूर होगा. जैसे SO4 2 negative, nitrate 1 negative, or even water is oxidized instead of anion, reducing O2 and hydrogen ion. तो इतना ही नहीं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमने इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है. कॉपर है, सिल्वर है, या ग्रेफाइट या प्लेटिनम है. ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम आर जस्ट नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. और तब उसके ऊपर स्पेक्टेटर आयंस हैं जो कि अभिक्रिया नहीं कर सकते लेकिन सर्किट को पूरा करते हैं. वो भी कुछ क्रिया करते हैं. तो किस प्रकार से कौन सा आयन डिपॉजिट होगा, कौन सी गैस बनेगी, इसके लिए हम आपको और चर्चा कर रहे हैं. ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आप ध्यान दें. NaCl brine 10% solution of sodium chloride is known as brine solution. और इसको अब आप एनालाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा. दिस इज ऑल वेरी वेल डिपिक्टेड आर गिवन हियर. अब इसके बाद हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं जिसमें स्वयं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कौन से रिएक्शंस होंगे, क्या रिएक्शंस होंगे, और कौन सा प्रोडक्ट एनोड पर बनेगा और कैथोड पर बनेगा. तो कृपया इसको ध्यान रखें और इस पर आधारित आपको अभिक्रियाओं को भी अध्ययन करना पड़ेगा. रिएक्शंस अकरिंग एट दी एनोड एंड रिएक्शंस अकरिंग एट दी कैथोड. कैथोड पर देखिए यहाँ पर बहुत डिपेंड करता है कि सोल्यूशन किस प्रकार से है, इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार से है. अब देखिए ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के एक विशेष प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ अभिक्रिया होती है एंड इट फॉर्म्स H2S2O H2O8 peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस होगा तो क्या होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड में यूज करने से. और अगर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करें तो क्या होगा. इस तरह की अभिक्रियाएं आपको ध्यान रखना है. अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड टू Ag+ आयन, जबकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है. तो कृपया इसको स्टडी करें, समझें, और तब उसके बाद हम आगे और चर्चा करेंगे एक दूसरे विषय पर. लेकिन उस दूसरे विषय को बताने के पहले हम आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं. कृपया इस पर ध्यान दें और इसको सॉल्व करें तो बहुत अच्छा रहेगा. ये कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. हाउ 1 Faraday of charge is approximately equal to 96,500 coulombs per mole. ये हमने पढ़ लिया है. दैट इज नोन एज 1 Faraday. तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं हिंट्स यहाँ दिए गए हैं. एंड जाने के पहले हम आपको कैलकुलेशन भी बता देते हैं. इट इज लाइक दिस. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टेक अप ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन and the topic of our studies is electrochemistry 12, and that is batteries, dry cells, wet cells, etc.
secondary cells and the primary cells. Okay, thank you. Please do subscribe to our channel.